डियर स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने श्रेणियों के एक टेस्ट के बारे में पढ़ा था और वो टेस्ट था हमारा तुलनात्मक परीक्षण कि यदि हमारे पास एक श्रेणी यदि UN दी गई हो तो इसका हम अभिसरण तथा अपसरण के बारे में हम किसी अनोदर श्रेणी से तुलना करके बता सकते हैं। जिसका कि टेस्ट हमने इस तरीके से यूज में लिया था कि यदि ये हमारी श्रेणी है तो इसके संगत हम एक ऐसी श्रेणी ज्ञात करते हैं VN, ताकि इन दोनों श्रेणियों के लिए लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इनफाइनाइट ऑफ UN अपॉन VN की हम गणना करें और उस पर बेस करके हमने उसके रिजल्ट को लिखा था कि इस तरीके से यदि ऐसा हो, यानी जैसी VN होगी, यदि ये कोई फाइनाइट वैल्यू होती थी तो जैसी VN होगी वैसी की वैसी क्या होती है, UN होती है। तो ये हमने लास्ट वीडियो में कुछ पढ़ा था, उससे रिलेटेड हमने एक दो एग्जाम्पल भी किए थे। तो आज कुछ एग्जाम्पल्स और करते हैं, उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट टेस्ट पर। जैसे कि मेरे पास एक क्वेश्चन है यहाँ पर एग्जाम्पल अनसॉल्व क्वेश्चन नंबर 5 है। यहाँ पर दे रखा है आपको कि 3/5 प्लस 4/5 का स्क्वायर प्लस 3/5 की पावर 3 4/5 की पावर 4 इस तरीके से दे रखा है। 3/5 की पावर 5 प्लस 4/5 की पावर 6 इस तरीके से हमारे पास एक सीरीज दी गई है यहाँ पर। तो इस सीरीज को थोड़ा सा ध्यान से देखें तो यहाँ पर हमें एक रिजल्ट मिल रहा है इनमें कि किस तरीके से ये सीरीज वर्क कर रही है, किस तरीके से ये बढ़ रही है। यहाँ पर पहले देखा 3 के साथ कितना है 5 की पावर 1, फिर 4 आ गया, 3 के बाद 5 की पावर 2 हो गई, फिर 3 आ गया फिर से तो 5 की पावर 3 हो गया, फिर 4 आ गया। तो हम यदि यहाँ पर इन सभी पदों को एक साथ कर ले, क्योंकि जब हम बात करेंगे अनंत श्रेणियों के बारे में तो इनमें कुछ रिजल्ट कुछ ऐसे होते हैं जिनके लिए आप उनको मान सकते हो हर श्रेणी के लिए। कैसे रिजल्ट कि जैसे हमारे पास कुछ श्रेणी, ये श्रेणी है तो इस श्रेणी की यदि मैं दो पदों को जोड़ा लेते हुए कि 2 पदों को ले लिया, 2 पदों को ले लिया, 2 पदों को ले लिया, इनको जोड़ा मानते हुए मैं इनको जोड़ करके यदि दोबारा से फिर से लिख दूं इसको, इनको दोनों को जोड़ा, इन दोनों को जोड़ा, इन दोनों को जोड़ा, तो ऐसा करने पर भी श्रेणी के अभिसरण एवं अपसरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दूसरी बात कि यदि इसमें से पहले पद को हटा दूं तो भी श्रेणी के अभिसरण अपसरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसके मैं 2 पद हटा दूं तो भी श्रेणी के अभिसरण एवं अपसरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और यदि मैं इस पूरी श्रेणी को यदि 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो भी इसके कन्वर्जेंट तथा डाइवर्जेंट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मैं इसको 2 से भाग दे दूं तो भी इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो कहने की बात यह है कि श्रेणियों में अनंत श्रेणियों की बात है, फाइनाइट श्रेणी की बात नहीं कर रहे हम, अनंत श्रेणियों की। तो हम जितनी भी श्रेणी पढ़ने वाले हैं यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर वो सबके सब इनफाइनाइट सीरीज पढ़ेंगे, यानी उसमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइनाइट नहीं है, उनकी काउंटेबल नहीं है कि इसमें कितने टर्म्स हैं। जैसे यहाँ 1 2 3 यहाँ इतना ही नहीं है, ये आगे तक जाएगी। आप 100 मानोगे तो 100 से भी आगे रहेगी। ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, इनफाइनाइट है, तो उनके बेसिस पर इसको क्या कहते हैं हम, इनफाइनाइट सीरीज कहते हैं। तो मैंने अभी क्या बात की थी यहाँ पर कि श्रेणी में से आप 2 पदों को जोड़ लो या इसके कुछ पदों को एक साथ लेकर कुछ पदों को अलग कर यदि आप उसकी गणना करना चाहते हो तो उससे श्रेणी के अभिसरण एवं अपसरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये अनसॉल्व क्वेश्चन है। तो यहाँ से मैंने क्या किया कि 3 वाले जितने पद है उनको एक साथ लिखा, जिनमें 3 आ रहे हैं इस तरीके से उन सभी पदों को क्या लिख लिया एक साथ। तो कैसा आ जाएगा, देखो सभी में से 3 कॉमन आ जाएगा उनसे, और यहाँ पर आ जाएगा 5 की पावर 1, 5 की पावर 3, 5 की पावर 5 और इसी तरीके से 5 की पावर 7 आगे तक। दूसरा जो पद था उसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, बचे हुए पद, ये हमारी श्रेणी थी। तो दूसरा पद क्या था 4 वाला, तो 4 कॉमन ले लिया तो यहाँ आ गया 5 की पावर 2, 5 की पावर 4, 5 की पावर 6 इस तरीके से। ठीक है, अब हमें दोनों श्रेणियों के बारे में अच्छे से जानकारी यहाँ पर कि ये जो श्रेणी है ये गुणोत्तर श्रेणी है और ये भी श्रेणी क्या है, एक गुणोत्तर श्रेणी है। गुणोत्तर श्रेणी है तो उसको 3 से गुणा करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसको भी इससे गुणा करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसके बारे में तो हमने पढ़ाई था रिजल्ट गुणोत्तर श्रेणी के बारे में कि गुणोत्तर श्रेणी में सार अनुपात R का मान यदि क्या हो, सार अनुपात R का मान यदि -1 से बड़ा एवं 1 से छोटा हो तो उस कंडीशन में तो श्रेणी हमारी कौन सी थी। और एक था कि R का मान यदि R का मान क्या था 1 के बराबर या 1 से बड़ा हो, तो भी हमने देखा था। तो सार अनुपात का मान यदि 1 से बड़ा देखा था हमने यहाँ पर कि सार अनुपात का मान 1 के बराबर या 1 से बड़ा होता है तो श्रेणी कौन सी होती थी, वहां पर अपसारी हुआ करती थी। और यदि सार अनुपात का मान यदि 1 से छोटा तथा -1 से बड़ा होता था तो श्रेणी कौन सी होती थी, अभिसारी। तो यहाँ पर इस चीज की जांच कर लेंगे तो पहली का पता लग जाएगा, दूसरी का पता लग जाएगा, दोनों के बारे में पता लग जाएगा यहाँ पर। तो इस तरीके से हम इसको उस श्रेणी के बेसिस पे इसको बता पाएंगे यहाँ पर।
तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, 3 गुणा ये जो श्रेणी है r बराबर कितने हैं, r की वैल्यू कितने आ जाएगी 1/5 की पावर 2, सार अनुपात की गुणोत्तर श्रेणी या जीपी। पहले के बारे में हमने लिख दिया कि ये कौन सी है, r बराबर 1/5 की पावर 2 सार अनुपात की क्या है, एक गुणोत्तर श्रेणी है। वैसे दूसरे के बारे में लिख दिया कि ये क्या है 1/5 की पावर 2 बराबर r सार अनुपात की जीपी है। ठीक है, दोनों के बारे में लिख दिया। अब इसका जो r है वो हमारी पहली कंडीशन के अंदर बिलोंग कर रहा था, क्योंकि r की वैल्यू क्या है -1 से तो बड़ी है लेकिन 1 से छोटी है, क्योंकि 1/25 की वैल्यू क्या होगी <1 होगी। तो उसके बेसिस पे ये श्रेणी क्या हो जाएगी, मैं लिखूंगा 3 गुणा पहले वाला पद क्या था, एक अभिसारी थी, और इसी तरीके से 4 गुणा ये भी क्या है, एक अभिसारी है। फिर हमारा नियम ये कहता है कि यदि किसी अभिसारी श्रेणी को किसी हम कांस्टेंट वैल्यू से गुणा करो तो भी उसके अभिसरण अपसरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। किसी अभिसारी श्रेणी को किसी भी वैल्यू से या अपसारी को किसी भी श्रेणी को किसी भी वैल्यू से गुणा करने पर केवल रियल वैल्यू होनी चाहिए या कोई फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए। ये नहीं कि इनफाइनाइट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि हमने सभी सारी श्रेणी को मल्टीप्लाई कर दिया इनफाइनाइट से और कह रहे हैं कि रिजल्ट प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, बिल्कुल पड़ेगा वहां पर। तो कंडीशन क्या होनी चाहिए कि यदि कोई फाइनाइट वैल्यू से आप किसी सीरीज को यदि मल्टीप्लाई करते हो तो ऐसा होगा, लेकिन बिल्कुल यहाँ तो अभिसारी है तो मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, रिजल्ट भी क्या रहेगा अभिसारी। तो अभिसारी यहाँ पर, अभिसारी यहाँ पर, तो परिणाम क्या आ जाएगा हमारा अभिसारी। तो वास्तव में हमारी जो श्रेणी क्या थी अभिसारी, तो मैं लिखूंगा समेशन ऑफ UN अभिसारी श्रेणी, समेशन ऑफ UN एक अभिसारी श्रेणी यहाँ पर, तो हम रिजल्ट को लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, इसी तरीके से आगे भी कुछ क्वेश्चन हमें मिल सकते हैं जहां पर केवल ऑब्जर्वेशन से, वहां पर हमें ज्यादा किसी टेस्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा ऑब्जर्वेशन से उसके बारे में बता पाएंगे कि वो श्रेणी कन्वर्ज होगी या डाइवर्ज होगी। हम लेते हैं अनदर एग्जांपल यहाँ पर। दूसरा एग्जांपल लेते हैं इस श्रेणी का। जैसा कि हमें यहाँ पर एक श्रेणी ली गई है, हमने क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में आपको इस तरीके से रखा कि 1/2 प्लस √2/√3 प्लस √3/8 इस तरीके से हमें दे रखा है आगे। और इसका एनवें पद के बारे में इसने हमें पहले से बना के दे रखा है कि √10/n² -1 इस तरीके से हमें दिया गया है यहाँ पर। ठीक है, ये हमारे पास इस तरीके की एक श्रेणी है यहाँ पर। तो हमें इस श्रेणी के वो पहले जैसा कंसेप्ट है कि हमें इस श्रेणी के अभिसरण एवं अपसरण पर के बारे में बताना है। अभी तक हमने अभिसरण एवं अपसरण के बारे में सिर्फ 3 बातें समझी यहाँ पर कि हमें सामान्य से कोई श्रेणी दे रखी हो, जानी पहचानी। पहली बात हमने क्या पढ़ी थी कि जानी पहचानी श्रेणी हो और उसके n पदों का योग में ज्ञात कर सकूं, n पदों का योग ज्ञात कर सकूं, यानी क्या ज्ञात कर सकूं Sn, तो मैं उसकी लिमिट लेकर उसके अभिसरण अपसरण के बारे में बता सकता हूँ। दूसरी बात हमने पढ़ी गुणोत्तर श्रेणी, यदि हमारी दी गई श्रेणी गुणोत्तर श्रेणी तो उसके बेसिस बता सकते हैं। तीसरी बात हमने क्या पढ़ी है, हमने पढ़ा है तुलनात्मक परीक्षण पढ़ लिया है, यहाँ पर तुलनात्मक परीक्षण के बेसिस पे बता सकते हैं। चौथी बात हमने पढ़ी है हाइपर हार्मोनिक श्रेणी हो तो उसके बेसिस पे बता सकते हैं। और एक हमने थ्योरम पढ़ी थी 5वीं, थ्योरम क्या पढ़ी थी कि यदि किसी श्रेणी के nवें पद की सीमा लेने पर वो इनफाइनाइट नहीं आए, यानी कोई ना कोई परिमित तो आए लेकिन वो नॉट इक्वल टू 0, तो उस कंडीशन में वो अपसारी हुआ करती थी। पढ़ा था ना थ्योरम का स्टेटमेंट होगा। तो उसके बेसिस पे हमने ये छोटे मोटे 4-5 टेस्ट पढ़े थे, तो उनके बेसिस पे अभी तक हमें जानकारी है। तो इसको भी देखते हैं, उनमें से किसी से होता है तो ठीक है ही, वरना आगे की टेस्ट और देखते हैं यहाँ पर। तो अभी हमें श्रेणी का nवां पद दे रखा है, मैं इसको लिखता हूँ यहाँ पर। दिया है श्रेणी का nवां पद, श्रेणी का nवां पद दे रखा है UN इस तरीके से कि √10/n² -1। तो सबसे पहले तो मैं इसको सोल्व करके देखता हूँ। तो मैंने ऊपर तो √10 था ही, नीचे से क्या ले लिया, n को कॉमन ले लिया तो n² के रूप में आया वो, तो मुझे मिला यहाँ से इस तरीके का परिणाम। सोल्व किया तो मेरे पास आ गया n की पावर 3/2 1 - 1/n² इस तरीके से। ठीक है, यहाँ से हमने देखा कि हमारे UN में एक पद ऐसा है जो कि क्या होगा कि लिमिट लेने पर पूरी जो वैल्यू बाकी के सबको क्या कर देगा, 0 कर देगा। तो हमने देखा कि यदि मैं इस वैल्यू को मुझे हटाना होगा यहाँ पर, क्योंकि ये एक्स्ट्रा पद है, हमने इसको कॉमन लेने के बाद ये ऊपर का तो हट गया, लेकिन ये पद एक्स्ट्रा आ गया, बिल्कुल 1/n की पावर 3/2 एक्स्ट्रा आ गया।
तो इसको यदि मैं ऐसे नहीं हटाता हूँ, यही इसकी लिमिट ले लेता हूँ यहाँ पर, तो हमने देखा कि इसका परिणाम तो सदैव 0 आ गया। तो जब भी इसके साथ कुछ भी गुणा करें तो क्यों ना हम यहाँ पर, तो हम इसको हटाने के लिए एक दूसरी श्रेणी को माने यहाँ पर, क्योंकि ये पद एक्स्ट्रा मिल गया। तो मैंने आपको बताया था तुलनात्मक परीक्षण, तो तुलनात्मक परीक्षण तभी काम करता है जब आप श्रेणी को सोल्व कर रहे हो, श्रेणी के nवें पद को, और वहां पर कोई इस तरीके का पद आपको एक्स्ट्रा मिल जाता है, इस तरीके का पद आपको क्या मिल जाता है, एक्स्ट्रा मिल जाता है। तो उस कंडीशन में हम वहां पर तुलनात्मक परीक्षण लगाते हैं, और वो भी कहाँ मिले, नीचे हर में मिलना चाहिए, अंश में नहीं मिलना चाहिए। कहाँ पर मिलना चाहिए, हर में। अंश में मिलेगा तो फिर हम उसकी डायरेक्ट लिमिट ले लेंगे, अंश में यदि मिलता है तो क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट उसकी लिमिट ले लेंगे, यानी प्रमेय वाला रिजल्ट लगा लेंगे वहां पर। तो यहाँ पर देखा कि हमें कितना मिल रहा है, 1/n⁴ हमें मिल रहा है। तो इसको हटाने के लिए हमने एक नई श्रेणी कंसीडर की यहाँ पर। तो क्या मान लिया कि माना समेशन ऑफ Vn हमारी एक नई श्रेणी है, और वो किस तरीके से, समेशन ऑफ n⁴ कि जैसा यहाँ है उसी के समतुल्य यहाँ ले लो बिल्कुल। तो जैसा ये un का जो ये पद था ना एक्स्ट्रा जो बचा हुआ था, उसी के समतुल्य हमने यहाँ पर ऐसा ले लिया, और दोनों में क्या लगा दिया, तुलनात्मक परीक्षण। यानी क्या लिख दिया, तब लिमिट ऑफ n⁻∞ ऑफ un/Vn कि दोनों का हमने अनुपात ले लिया यहाँ पर। तो यहां से देखो लिमिट ऑफ n⁻∞, लिमिट ऑफ n⁻∞ un/Vn, तो उससे करने पर देखो ये पद तो कट ही जाएगा, सेम है दोनों में। तो मुझे मिलेगा क्या, यहाँ से मुझे मिलेगा 1/1 माइनस 1/n², ये मुझे प्राप्त होगा 1/1 माइनस 1/n²। और जैसे मैं इसकी लिमिट लेता हूं तो मुझे क्या प्राप्त होगा, परिणाम 1। और जो परिणाम 1 मिला है वो मुझे क्या मिला है, एक फाइनाइट वैल्यू मिली। यही तो तुलनात्मक परीक्षण कि जो परिणाम मिले आपको वो क्या मिले, एक फाइनाइट मिले। तो यदि ऐसा है तो जैसा Vn होगा वैसा का वैसा क्या होगा, आपका Un होगा। तो मैं लिखूंगा तब चूंकि समेशन ऑफ Vn जो हमने कंसीडर किया, जो कि इस तरीके की श्रेणी थी कि 1/n⁻⁴ जहां ये क्या है, एक हाइपर हार्मोनिक श्रेणी है, जहां p की वैल्यू कितनी है, p बराबर कितना है, 3/2। तो हम जानते हैं p का मान जब क्या हो, p का मान जब 1 से बड़ा हो तो श्रेणी कौन सी होती थी, और p का मान जब 1 से छोटा होता था तो कौन सी श्रेणी होती थी। तो यहाँ पर देखा p का मान क्या है, 1 से बड़ा आ रहा है यहाँ पर, तो श्रेणी कौन सी हो जाएगी इस कंडीशन में, कि हमने देखा कि p की वैल्यू क्या आ रही है, 1 से बड़ी आ रही है। तो मैं लिखूंगा कि p इज ग्रेटर देन टू 1, कि p का मान 1 से बड़ा है, और उसके लिए हमने क्या देखा था, इंप्लाइज दैट कि समेशन ऑफ Vn क्या है, हमारी अभिसारी श्रेणी है। तो समेशन ऑफ Vn अभिसारी श्रेणी है, तो समेशन ऑफ UnV, समेशन ऑफ UnV अभिसारी होगी। तो उसके बेसिस पे हम इसके बारे में बता पाए कि हमारी जो समेशन ऑफ UN है वो भी क्या होगी, कन्वर्ज होगी वहां पर। ठीक है, तो तुलनात्मक परीक्षण पे हम इस तभी प्रयोग करते हैं जब हमें इस तरीके का कोई पद एक्स्ट्रा मिल जाए वहां पर, हर में, अंश में नहीं मिलना चाहिए, कहां पर मिले, हर में। तो उसके लिए हम इसी तरीके की एक श्रेणी कंसीडर कर लेते हैं, और उसमें दोनों का इस तरीके से तुलनात्मक परीक्षण लगाते हैं, और हमें उस रिजल्ट के बारे में पता चल जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे यदि आपके पास इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो। और आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम और देखते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास इस तरीके की है, क्वेश्चन नंबर 6 है, 1 + 1 की पावर 1 प्लस 1 + 1/2 की पावर 2 प्लस 1 + 1/3 की पावर 3, इसी तरीके से आपके आगे की श्रेणी। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, क्योंकि ये श्रेणी जब जानी पहचानी ना हो तो सीधा आप तो उसका n पद लिख दो। अब यहाँ पर बताओ कौन सी श्रेणी है, क्या ये गुणोत्तर श्रेणी दिख रही है आपको, क्या ये आरात्मक श्रेणी दिख रही है, या ये समांतर श्रेणी है। तो जानी पहचानी एक भी नहीं है ना यहाँ पर, तो सीधा इसका n पद लिखेंगे सबसे पहले। तो मैंने इसका n पद लिखा यहाँ पर, तो लिखते हैं श्रेणी का n पद। तो श्रेणी का n पद क्या होगा, UN बराबर, यहाँ से देखो सबसे पहले 1 तो साथ में हर जगह लगी रहा है, नीचे देखा पहले 1 की पावर 1 था, फिर 1/1 था, फिर 1/2 आया, 1/3 आ गया। तो ऐसे क्या हो रहा है यहाँ पर कि n को चेंज किया जा रहा है, कि n की वैल्यू जैसे 1 लूंगा तो 1 आ जाएगा, 2 लूंगा तो 2 आ जाएगा, और ऊपर जैसा ही आया वैसा वैसा ऊपर आ रहा है। तो ये हमारे इसका श्रेणी का n पद है यहाँ पर, ये हमारी श्रेणी का क्या है, n पद है यहाँ पर। ठीक है, तो हमें यहाँ पर बिल्कुल भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि हमारी श्रेणी में कि यदि मैं इसकी डायरेक्ट लिमिट लेता हूं तो देखो कोई इसको हटाने का कोई महत्व ही नहीं होगा यहाँ पर। तो हमने देखा था कि यदि श्रेणी के n पद की सीमा लेने पर परिणाम एक फाइनाइट वैल्यू आ जाती है, तो रिजल्ट क्या होगा, सदैव क्या होगी, अपसारी श्रेणी होगी। तो इस श्रेणी में मैंने क्या किया, लिमिट ऑफ n⁻∞ ऑफ UN कि n पद की क्या ले ली, डायरेक्ट सीमा ले ली। तो सीमा ली तो परिणाम आप जानते हो, इस तरीके का परिणाम क्या होता है,
हमने देखा है कि 1 प्लस 1/n की पावर n होता है तो उसकी वैल्यू को क्या कहते हैं, e, नेपियर कांस्टेंट e कहते हैं इसको, जो कि क्या है, एक परिमित वैल्यू है, जो कि क्या है, एक परिमित मान है, नॉट इक्वल टू 0 वाला है। तो हमें क्या मिल गई, फाइनाइट वैल्यू मिल गई। फाइनाइट वैल्यू मिल गई तो क्या लिखते हैं, इंप्लाइज दैट कि समेशन ऑफ un जो कि हमें दी गई थी वो क्या है, एक अपसारी श्रेणी है, एक अपसारी श्रेणी है। तो ये इसका डायरेक्ट रिजल्ट हो गया, छोटा सा क्वेश्चन है बिल्कुल। तो हमें ये याद करने की चीज है कि लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इनफाइनाइट ऑफ 1 प्लस 1/n की पावर n की वैल्यू क्या होती है, e होती है, नेपियर कांस्टेंट e यहाँ पर। अगर यदि नीचे आ जाता तो हम इसको इस तरीके से लिख देते, जैसे होता है ना 1/n के रूप में, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाती है, 1/e आ जाती है यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमारे छोटा सा रिजल्ट है यहाँ पर कि जब हमारे पास श्रेणी के n पद की डायरेक्ट सीमा लेने पर वो कोई फाइनाइट वैल्यू आए और वो नॉट इक्वल टू 0 रही, तो उस कंडीशन में वह सीरीज ऑलवेज क्या होती है, डाइवर्ज होती है। तो उसके बेसिस पे हमने बताया कि ये जो हमें दी गई श्रेणी थी वो क्या है, डाइवर्ज है यहाँ पर। ठीक है, तो छोटे छोटे से प्रश्न है जो कि हमें आगे के टेस्ट में हेल्प करेंगे। हालांकि खुद एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन आगे के प्रश्नों को सोल्व करने में बड़ी मदद करेंगे। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक देखो 2019 में आया प्रश्न है, इसको समझते हैं। यहाँ पर 2019 में आया प्रश्न, दो 2019 में 2019 में आया प्रश्न है, वो है आपका √2 माइनस √1 डिवाइडेड बाई 1। फिर आ गया, यहाँ पर आ गया √3 माइनस √2 डिवाइडेड बाई 2। इसी तरीके से √4 माइनस √3 डिवाइडेड बाई 3। इसी तरीके से आगे की सीरीज है यहाँ पर, और इसके बारे में बताना है कि कन्वर्ज होगी या डाइवर्ज होगी, यानी प्रश्न वही है, कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस का। तो यहाँ पर मैं बात करूँ सबसे पहले किस लिए, कि मुझे श्रेणी का n पद लिखना होगा। यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, श्रेणी का n पद मुझे लिखना होगा। तो सबसे पहले मैं इसका n पद लिखता हूँ। तो मैंने लिखा समेशन ऑफ un, श्रेणी का n पद को इसी तरीके से लिखा समेशन ऑफ un के, जो un है वो यहाँ पर मैं लिख दूंगा। तो सबसे पहले देखा नीचे क्या है, यहाँ पर 1 था 2 में बदल गया, 2 3 में बदल गया, तो ये तो क्या है, n है, क्योंकि n की वैल्यू 1 लिखूंगा तो 1 आ जाएगा, 2 लिखूंगा तो 2 आ जाएगा, 3 लिखूंगा तो 3 आ जाएगा। फिर हमने देखा कि जो यहाँ है वही अंडर रूट के अंतर्गत वहां बैठा है, तो यहाँ क्या कर दिया, इसको भी n कर दिया। फिर देखा कि जो यहाँ है उससे एक अधिक यहाँ है, तो क्या लिख दिया, n+1 यहाँ लिख दिया। तो ये हमारी इस श्रेणी का nवां पद होगा। ठीक है, ये हमारी श्रेणी का क्या होगा, nवां पद होगा। तो अगेन लिखा इंप्लाइज दैट कि un बराबर हमें क्या प्राप्त हो गया, √n+1 माइनस √n डिवाइडेड बाई n। ठीक है, तो यदि मैं इसका रेशनलाइजेशन करूँ यहाँ पर, तो मुझे क्या प्राप्त होगा, एक नया रिजल्ट प्राप्त होगा। यानी नीचे वाली ऊपर वाली वैल्यू मुझे कोई फाइनाइट वैल्यू देगी, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था कि हमारा जो n है वो कटने योग्य कहाँ पर हो, सब कटने के बाद हमारे पास नीचे से रिजल्ट बचना चाहिए यहाँ पर। तो मैंने क्या किया, इसका रेशनलाइजेशन किया, इसका परिमेयकरण किया यहाँ पर, और फिर देखा परिणाम क्या आता है यहाँ पर। ऊपर तो बचा के चलो कि सेफ सेफ मिले आपको, कोई n के पद नहीं मिले यहाँ पर, तो वही काम हमने यहाँ किया। तो मैं देखता हूँ यहाँ से, तो मेरे पास आएगा, देखो क्या आएगा, un इक्वल टू, हमने परिमेयकरण किया इसका, तो हमारे पास आ गया, देखो यहाँ से n+1 माइनस का √n डिवाइडेड बाई n, और इसका परिमेयकरण करने के लिए मैं इसके जस्ट अपोजिट वैल्यू से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो n+1 और यहाँ कर दिया प्लस का √n। इस तरीके से जो काम यहाँ किया वही काम यहाँ कर देंगे, √n+1 प्लस का √n। इस तरीके से यहाँ देखा कि a माइनस बी, a प्लस बी का फॉर्मूला लग रहा है, तो a² माइनस b², यानी क्या आ गया, n+1 माइनस का n डिवाइडेड बाई, यहाँ से हमारे पास बच गया n, और इसमें से हमने कॉमन और ले लिया, कॉमन क्या ले लिया, √n अंदर से और कॉमन ले लिया, तो n तो पहले का था और एक n की पावर 1 बटे तो और आ गया। तो यहाँ जो रिजल्ट बचा वो तो बचा 1 प्लस 1/n की होल पावर हाफ, ये बचा, और यहाँ से क्या बच गया हमारे पास, प्लस का 1। ये हमारे पास रिजल्ट शेष रहा यहाँ पर। यहाँ से देखा n से n कैंसिल, तो हमारे पास रिजल्ट क्या रहा, 1/n की पावर 3/2, n की पावर 3/2 हो गया, और यहाँ से इसको सोल्व किया तो ये आ गया 1 प्लस 1/n की होल पावर 1/2 और प्लस का 1। इस तरीके से तो श्रेणी का जो n पद है वो हमें इस तरीके से प्राप्त हो रहा है। ठीक है, अब देखते हैं आगे यहाँ पर। यदि अब मैंने क्या कहा था आपसे कि थोड़ी देर पहले कि हमारे पास यहाँ पर
कोई भी पद बचना नहीं चाहिए यहाँ पर सोल्व करने के बाद। यदि नहीं बचता है तब तो हम इसकी लिमिट डायरेक्ट ले लेंगे यहाँ पर। यदि कुछ बच जाता है तो हम क्या लगाएंगे, हम तुलनात्मक परीक्षण लगाएंगे यहाँ पर। यदि कुछ शेष रह जाता है यहाँ पर तो क्या लगाएंगे, तुलनात्मक परीक्षण हम अप्लाई करेंगे यहाँ पर। तो उसके लिए मुझे क्या कंसीडर करना पड़ेगा, मैंने एक अनोदर श्रेणी कंसीडर की यहाँ पर, और किस तरीके की, Vn तरीके की। तो लिखा माना समेशन ऑफ Vn जो कि किस तरीके की है, समेशन ऑफ 1/n की पावर 3/2 इस तरीके की है। तो ये श्रेणी मैंने यहाँ पर कंसीडर की, ठीक है। तो इस श्रेणी को क्या करेंगे, मैं इसका तुलनात्मक परीक्षण लगाएंगे यहाँ पर। तो फिर आगे का परीक्षण क्या होगा, वही तुलनात्मक परीक्षण होगा जो हमने थोड़ी देर पहले किया था यहाँ पर, ठीक है। आगे देखते हैं यहाँ पर। तो हमने देखा यहां से तब लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इनफाइनाइट ऑफ un/Vn इक्वल un/Vn को हम देख रहे हैं यहाँ पर। तो लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इनफाइनाइट ऑफ un और Vn का अनुपात निकालोगे तो 3/2 वाली जो टर्म्स है वो तो दोनों से कैंसिल हो जाएगी। तो बचेगा क्या है यहाँ पर, बाकी का भाग। तो क्या बचेगा, 1/1 + 1/n की पावर 1/2 और प्लस का 1, ठीक है। यहाँ से इसको मैं सोल्व करता हूँ तो मेरे पास आ जाएगी कि 1/1 + 1 इक्वल टू कितना आ गया, 1/2। तो 1/2 जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, परिमित होती है। और हमारा तुलनात्मक क्वेश्चन भी यही कहता है कि परिणाम क्या मिले आपको, परिमित वैल्यू मिले। तो परिणाम क्या मिल गया, परिमित वैल्यू मिल गया। तो इसके बाद क्या होगा कि जो रिजल्ट होगा किसके ऊपर डिपेंड करता है, Vn के ऊपर। तो हम लिखेंगे चूंकि समेशन ऑफ Vn जो कि इस तरीके की हमारी थी 1/n की पावर 3/2, ये क्या थी, एक अभिसारी श्रेणी है। किसके बेसिस पर, P के बेसिस पर, क्योंकि यहाँ पर हाइपर हार्मोनिक श्रेणी का एग्जांपल लेंगे। तो हाइपर हार्मोनिक श्रेणी में ये P होता है ऊपर, जो वैल्यू होती है यहाँ पर। तो P का मान 1 से बड़ा है, और P का मान 1 से बड़े होने पर क्या होती है, श्रेणी वो अभिसारी होती है। तो यहाँ पर श्रेणी क्या थी, अभिसारी थी। तो लिख देंगे इंप्लाइज दैट कि समेशन ऑफ जो un है, समेशन ऑफ un भी तुलनात्मक परीक्षण से तुलनात्मक परीक्षण से अभिसारी होगी। तो हमने जो टेस्ट लगाया वो क्या लगाया, तुलनात्मक परीक्षण लगाया। तो उसके बेसिस पे ये भी क्या होगी, एक अभिसारी श्रेणी होगी यहाँ पर। तो इस तरीके से हमने इसको सोल्व किया यहाँ पर, ठीक है। और आगे देखते हैं हम, कुछ और एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल लिया हमने यहाँ पर, एक देखो इस तरीके से आपको एक क्वेश्चन दिया गया यहाँ पर कि निम्न श्रेणी का परीक्षण कीजिए। एग्जांपल है यहाँ पर, निम्न श्रेणी का परीक्षण कीजिए जहाँ पर श्रेणी का n पद हमें इस तरीके से दिया गया है, समेशन ऑफ 1/n sin 1/n इस तरीके से हमें यहाँ पर दिया गया है उसका n पद यहाँ पर, ठीक है। ये हमें श्रेणी का n पद दिया गया है। तो हम लिखेंगे दिया है श्रेणी का n पद। तो श्रेणी का n पद हमें क्या दे रखा है यहाँ पर, un बराबर दे रखा है हमें कि 1/n sin 1/n इस तरीके से कि 1/n sin 1/n यहाँ पर, ठीक है। इस तरीके से हमें श्रेणी का n पद दिया गया यहाँ पर। अब यहाँ पर हम इसको हटाने से कोई लॉजिक तो होगा नहीं यहाँ पर कि हम इस 1/n को तुलनात्मक फंक्शन लगा के इसको हटा लें, क्योंकि हम जानते हैं यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लगा हुआ है। तो पहले यहाँ से ये भी तो हटे, क्योंकि जैसे इसमें लिखेंगे वैल्यू तो ये तो हमेशा 0 होगा, फिर इसको हटाने का कोई मैं तो रहा नहीं यहाँ पर। तो इसके लिए हम सबसे पहले इसकी जांच करते हैं यहाँ पर। तो इसके लिए मैंने इसका प्रसार सूत्र लगा दिया, लिखा चूंकि साइन जो x होता है उसका प्रसार सूत्र क्या होता है, x माइनस क्या होता है 1x माइनस x की पावर 3/3 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 5/5 फैक्टोरियल माइनस x की पावर 7/7 फैक्टोरियल। इस तरीके से हमारे पास साइन x का प्रसार सूत्र होता है वहां पर। तो हमने क्या लगा दिया, साइन x का प्रसार सूत्र लगा दिया यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर तो हमारे पास x था, लेकिन यहाँ पर क्या है 1/n है, तो मैं क्या लिखूंगा साइन 1/n यहाँ पर। तो उसकी जगह क्या आ जाएगा कि 1/n माइनस का
1/3 फैक्टोरियल, और यहाँ कितना आ जाएगा n की पावर 3। इसी तरीके से 1/5 फैक्टोरियल, n की पावर 5, और सिमिलरली 1/7 फैक्टोरियल, n की पावर 7। इसी तरीके से आगे। ठीक है, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर ये पद आसानी से लिख सकते हैं। तो जैसे ही मैंने इस पद को यहाँ लिखा तो मेरे पास क्या होगा, देखो इस कंडीशन में कि जैसे मैंने यहाँ पर इसको इस तरीके से लिखा तो हमारे पास 1/n तो पहले से था, 1/n हमने इसमें से और कॉमन ले लिया, तो हमारे पास क्या होगा रिजल्ट, हमने इसको लिखा कि un इक्वल टू 1/n² हो गया कि एक तो हमारे पास पहले से था 1/n, यहाँ पर एक हमने जैसे इस पद को लिखा तो इसमें से 1/n को बाहर ले लिया, तो यहाँ पर रहा 1 माइनस का 3 फैक्टोरियल n³ प्लस 1/5 फैक्टोरियल n की पावर 5 माइनस का 1/7 फैक्टोरियल n की पावर, एक एक कम करो, यहाँ पे 4 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, अब देखा हमने यहाँ पर, अब हमारे पास क्या देखा कि हमारे पास एक भी पद यहाँ पर एक्स्ट्रा 1/n के रूप में नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारे पास कितना आ गया, पूरा का पूरा 1/n² हो गया। अतः इसको हटाने के लिए हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर तुलनात्मक परीक्षण लगाएंगे। तो उसके लिए मैंने कंसीडर किया यहाँ पर कि माना समेशन ऑफ Vn एक इस तरीके की श्रेणी है 1/n²। ठीक है, तो मैंने क्या किया यहाँ पर un का अनुपात किसके साथ कर लिया, Vn के साथ। तो लिखा इंप्लाइज दैट लिमिट ऑफ n डैश टू इनफाइनाइट ऑफ un/Vn। यहाँ पर क्या होगा, लिमिट ऑफ n डैश टू इनफाइनाइट। अब यहाँ से था un, तो un में ये क्या लगा हुआ था, 1/n² बाहर लगा हुआ था, उससे हम डिवाइड कैसे कर रहे हैं 1/n², तो ये पद तो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या यहाँ पर कि 1 माइनस 1/3 फैक्टोरियल n², ये क्यूब था ना यहाँ, तो स्क्वायर बन जाएगा यहाँ पर कॉमन लेने के बाद, यहाँ पर कॉमन लेने के बाद स्क्वायर बन जाएगा, तो 1/n²। फिर आ जाएगा 1/5 फैक्टोरियल, 1/5 फैक्टोरियल n की पावर 4। इसी तरीके से आगे के कुछ पद यहाँ पर, और जैसे मैंने इसकी सीमा ली तो परिणाम कितना प्राप्त हो गया मुझे 1, और 1 क्या होता है, एक परिमित मान होता है। और हमारा तुलनात्मक क्वेश्चन भी यही कहता है यहाँ पर कि यदि un/Vn का मान लिमिट लेने पर एक परिमित वैल्यू आए तो रिजल्ट किसके ऊपर डिपेंड करता है, सिर्फ Vn के ऊपर। तो हमने क्या देखा कि हमारा रिजल्ट भी किसके ऊपर डिपेंड करेगा, सिर्फ Vn के ऊपर डिपेंड करेगा। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर Vn को, तो हमने देखा चूंकि तुलनात्मक परीक्षण के लिए, चूंकि तुलनात्मक परीक्षण में समेशन ऑफ Vn जो कि इस तरीके की थी कि समेशन ऑफ 1/n²। तुलनात्मक परीक्षण में हमने जो सीरीज यूज में ली है, जो कि क्या है, एक जो सीरीज हमने यूज में ली है वो क्या है, एक आपकी हाइपर हार्मोनिक श्रेणी है जिसका रिजल्ट कैसा है 1/n², जहां पर p की वैल्यू कितनी है 2, यानी क्या है 1 से बड़ा है। तो इस कंडीशन में श्रेणी क्या थी, अभिसारी श्रेणी है। तो हमने जो एग्जांपल यहाँ पर लिया है तुलना करने के लिए, वो किसका लिया है, एक अभिसारी श्रेणी का। तो उसके बेसिस पे क्या होगा कि समेशन ऑफ unb, समेशन ऑफ unb क्या होगा, एक अभिसारी श्रेणी होगा। तो तुलनात्मक क्वेश्चन यही दर्शाता है कि जब हम किसी दी गई श्रेणी की किसी तुलना ऐसी श्रेणी से करते हैं तो जैसा उसका नेचर होता है उसी के अकॉर्डिंग वहां पर हमारे उस un का भी होता है। लेकिन कब, जब उसकी हम un/Vn निकालेंगे, दोनों का अनुपात निकाले n पदों का, और वो कोई फाइनाइट वैल्यू आए, यदि वो 0 आ जाए या यूं कहीं की इनफाइनाइट वैल्यू आ जाए, तो उस कंडीशन पे नहीं कह पाएंगे उसको, पर केवल कब कह पाएंगे जब un/Vn कोई फाइनाइट वैल्यू आपको मिली, तब जाके आप। ठीक है, तो इस तरीके से हमने जांच की, तो समेशन ऑफ un में हमको क्या मिली, एक अभिसारी श्रेणी प्राप्त हुई यहाँ पर। तो नोट कीजिए, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की ओर। अब इसी तरीके की आप अपनी बुक में देखना, और भी आगे की बहुत सारी श्रेणियां हैं, तो आप उनकी एक बार खुद से जांच कीजिए। उसके बाद जब आपको कहीं पर प्रॉब्लम होती है तो आप क्वेश्चन संख्या को कमेंट बॉक्स में बताना, ताकि हम जब नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो उसमें उन चीज़ों को दूर करेंगे वहाँ पर। ठीक है, तो एक बार आप प्रश्नों को खुद से करना बुक की मदद से। बुक आप सभी को पता है कौन सी बुक आपको परचेज करनी थी, JPH की आपको अवकलन गणित वाली बुक हमारी चल रही है, जिसकी ये पहली यूनिट है, दूसरी यूनिट अब तक हम पढ़ चुके हैं। आप कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कुछ इस तरीके का
नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न श्रेणी का अभिसरण का परीक्षण कीजिए। जहां पर श्रेणी को इस तरीके से दे रखा है, श्रेणी जो दे रखी है हमें दे रखी है श्रेणी इस तरीके से कि समेशन ऑफ यू एन इक्वल टू 1/x प्लस का 1/x माइनस 1 प्लस का 1/x प्लस 1 प्लस का 1/x माइनस 2 प्लस का 1/x प्लस 2। इस तरीके से हमें श्रेणी दी गई है यहाँ पर। ठीक है, हमें इस श्रेणी के अभिसरण एवं अपसरण के बारे में बताना है, तो ये हमें इसकी जांच करनी है। जहां पर ये भी कर रखा है कि x एक धनात्मक भिन्न है, जहां पर ये भी बता रखा है जहां x एक धनात्मक राशि है, जहां x एक धनात्मक मान है, ये धनात्मक परिमेय है, तो ये चीज हमें यहाँ पर दी गई है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ से देखें कि हमारे पास दो दो के जोड़े बनाने पर ये कैसा नीचे रिजल्ट क्या बनाते हैं, सेफली रिजल्ट बनाते हैं। यहाँ पर यदि श्रेणी को मैं इस तरीके से लिखता हूँ, किस तरीके से कि पहले पद को मैं हटाकर, क्योंकि हमने देखा था कि श्रेणी अनंत श्रेणी में से किसी एक पद या परिमित पदों को हटाने पर उसके अभिसरण अपसरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो बाकी के रिजल्ट तो आपको देखो एक बार नेगेटिव एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव एक बार पॉजिटिव के रूप के आ रहे हैं यहाँ पर। तो क्यों ना हम इन दोनों के सभी के दो दो के जोड़े बनाते हुए इनको ऐड करें पहले। तो मैंने क्या किया, इस पहले पद को छोड़कर हल श्रेणी के पहले पद को, ये प्रथम पद को हटाने पर, पहले पद को हटाने पर हटाएं तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/x माइनस 1 और प्लस का 1/x प्लस 1। इस तरीके से मैं दो दो के जोड़े बनाते उसको लिखा। फिर नीचे आ गए यहाँ पर x माइनस 2 और प्लस का आ गया x प्लस 2। इस तरीके से और भी पद हमें आगे किस तरीके से मिलते जाएंगे। तो हमने देखा कि दोनों पदों का मैं एलसीएम लूँ तो नीचे तो क्या आ जाएगा x² माइनस 1 आ जाएगा, ऊपर देखा x प्लस 1 प्लस का x माइनस 1। इस तरीके से मुझे रिजल्ट प्राप्त हो रहा है यहाँ पर। इसी तरीके से यहाँ हो जाएगा दूसरे वाले में कि x² माइनस 4 और क्या मिलेगा यहाँ से x प्लस 2 और प्लस का x माइनस 2। इसी तरीके से आगे के पद मिलेंगे। तो हमने देखा कि ऊपर तो सिर्फ 2x मिलता है और नीचे क्या आ जाता है x² माइनस 1। वैसे यहाँ पर आ जाएगा 2x, यहाँ पर आ जाएगा x² माइनस 4। ठीक है, ये लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर, इसको लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर, ताकि हमें n पर लिखने में आसानी होगी यहाँ पर इस तरीके से। तो ऊपर से मैं 2x कॉमन ले सकता हूँ, ये तो एक डिफाइंड वैल्यू है क्योंकि इसके बारे में पहले से करेक्ट कि x क्या है, एक पॉजिटिव रेशनल वैल्यू पहले से बता रखा है यहाँ पर। तो हमारे पास रिजल्ट क्या बचा 1/x² माइनस 1 का स्क्वायर, नीचे बचा x² माइनस 2 का स्क्वायर। इसी तरीके से आगे के पद और होंगे। यदि श्रेणी का मैं nवां पद लिखता हूँ यहाँ पर, तो nवां पद क्या हो जाएगा श्रेणी का nवां पद। तो श्रेणी का nवां पद un बराबर मुझे क्या प्राप्त होगा इसके बेसिस पर कि 2x को गुणा के रूप में आएगा, वो हर पद में आएगा। फिर हमने देखा कि 2x को गुणा के रूप में आता है, लेकिन अंदर के पद कैसे आते हैं x² माइनस n² के रूप पर, क्योंकि जैसे n होगा n बराबर 1 लिखा तो पहला पद आ जाता है, 2 लिखा तो दूसरा आ जाएगा, 3 लिखा तो 3 आ जाएगा। तो क्या आ रहा है 2x मल्टीप्लाई 1/x² माइनस n²। इस तरीके से बोलो कोई दिक्कत हो? ठीक है, अब हमें इस nवें पद को लेकर इसकी जांच करनी है कि वास्तव में ये अभिसारी होगी या अपसारी होगी। अब हमें श्रेणी एक सार्थक रूप में मिल चुकी है क्योंकि हमने इसको बिल्कुल शॉर्ट कर लिया यहाँ पर। इसके बारे में हमें बताना है, जहाँ पर x के बारे में तो कर लगा कि x ऑलरेडी क्या है एक पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पर। तो मैंने क्या किया यहाँ से किसको कॉमन ले लिया, n² को कॉमन ले लिया। तो हमने यहाँ से लिखा un इक्वल टू 2x और हमने क्या कॉमन ले लिया n² कॉमन ले लिया। तो अंदर क्या रहा यहाँ पर, अंदर रहा हमारे पास यहाँ से n² कॉमन लेने पर बचा x² माइनस का n² माइनस का 1। इस तरीके से यदि मैं -1 कॉमन ले लूँ तब भी आप जानते हो कि -1 भी स्क्वायर के रूप में आएगा यहाँ पर जो भी चीज वैल्यू लूंगा, वरना हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि x² n² माइनस का 1 ये हमारे पास शेष पद बचता है। अब तुलनात्मक परीक्षण क्या कहता है यहाँ से कि हमें तो ये पद मिलना ही नहीं चाहिए, यहाँ पर ये नहीं मिला है तो इसको हटाओ यहाँ से। तो हटाने के लिए हमें एक श्रेणी कंसीडर करनी पड़ेगी। तो मैंने क्या लिखा, माना समेशन ऑफ, या लिखूं 1/vn बराबर कि माना vn बराबर 1/n²। हमने एक ऐसे ही श्रेणी का लिख लिया यहाँ पर कि समेशन ऑफ vn का nवां पद है, कि जो vn का nवां पद कौन सा है, समेशन ऑफ vn का vn बराबर 1/n²। और इसके साथ हम इस un का क्या ले रहे हैं, तुलनात्मक परीक्षण ले रहे हैं यहाँ पर। तब तुलनात्मक परीक्षण से
तुलनात्मक परीक्षण से। तब तुलनात्मक परीक्षण से क्या आ जाएगा, लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इनफाइनाइट ऑफ un अपॉन vn इक्वल टू लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इनफाइनाइट ऑफ, यहाँ देखा कि इस un में इस n स्क्वायर से n स्क्वायर कट जाएगा लिमिट लेने और ऐसे रेशियो लेने पर, un अपॉन vn का रेशियो लेने पर, तो हमारे पास रहा 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर माइनस का 1। इस तरीके का परिणाम हमारे पास शेष रहा। और जैसे मैंने इसकी सीमा ली तो परिणाम मुझे यहाँ से इसका तो क्या मिल गया 0 और यहाँ से क्या मिल गया मुझे माइनस का 0। तो यहाँ जो मुझे परिणाम मिला माइनस का 2x, मुझे पता है x क्या है, ये पॉजिटिव रेशनल वैल्यू है, तो 2 से गुणा करूंगा तब भी ये क्या रहेगी, नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि पॉजिटिव मल्टीप्लाई करने से नेगेटिव को नेगेटिव हो जाएगी। तो ये तभी मुझे परिणाम तो क्या मिलेगा, कोई ना कोई परिमित मान मिलेगा यहाँ पर। तो मुझे रिजल्ट मिला है वो क्या मिला, मुझे फाइनाइट वैल्यू मिली है। तो मेरा जो परिणाम होगा सिर्फ किसके ऊपर बेस्ड होगा, यहाँ पर Vn के ऊपर बेस्ड होगा, कि हमारा जो परिणाम है वो Vn के ऊपर बेस्ड होगा। तो ये चीज यहाँ पर देखते हैं। अतः समेशन ऑफ un अभिसारी है यदि समेशन ऑफ Vn अभिसारी है। तुलनात्मक परीक्षण यही तो बताता है कि जैसे Vn होगी उसी के अनुसार हमारी un होगी। तो यदि हमारी Vn अभिसारी है तो un भी क्या होगी, अभिसारी होगी। तो Vn के बारे में हमने देखा था कि Vn तो एक हाइपर हार्मोनिक श्रेणी का nवां पद है, जहां पर p की वैल्यू कितनी दे रखी है 2, यानी 2 का मान क्या होता है 1 से बड़ा होता है, और 1 से बड़े होने पर Vn क्या एक अभिसारी श्रेणी है। तो इंप्लाइज दैट कि समेशन ऑफ Vn अभिसारी है। क्यों है, क्योंकि p की वैल्यू यहाँ पर क्या है 2, p की वैल्यू कितनी है 2 और 2 का मान क्या होता है 1 से बड़ा है यहाँ पर, तो p बराबर 2 इज ग्रेटर देन टू 1। तो ये क्या है, अभिसारी श्रेणी है। तो इंप्लाइज दैट कि समेशन ऑफ un भी अभिसारी होगी। तो हमारी जो समेशन ऑफ un है वो भी क्या होगी, अभिसारी ही हमें प्राप्त होगी यहाँ पर। तो इस तरीके से हम इसके बारे में बता पाए कि जैसे un वैसी की वैसी क्या होगी vn। ठीक है, और देखते हैं एग्जाम्पल अच्छे से। एक क्वेश्चन और है, बाकी क्वेश्चन जिनको जहां पर प्रॉब्लम आती है उनको आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन नंबर लिखकर आप बताना। तो जब हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो उन सभी प्रॉब्लम्स को आपकी दूर हो जाएंगी वहां पर। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। तो जब आप इसको पढ़ो या जब भी देखो तो आप कमेंट सेक्शन में इस चीज़ को बता देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। ये अनसॉल्व्ड क्वेश्चन नंबर आपका 15 था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, अनसॉल्व्ड क्वेश्चन नंबर 16। के बारे में आपसे कहा है यहाँ पर कि हमारे पास un इस तरीके से दे रखा है कि un क्या है 1/n तथा vn दो श्रेणियों के n पद दे रखे हैं। एक तो un ये किसी दूसरी श्रेणी का है और vn किसी दूसरी श्रेणी का है। और vn के बारे में लिख रखा है कि log ऑफ n+1 माइनस का log ऑफ n। तो दो श्रेणियों के आपको एक का तो un दे रखा है, एक का vn दे रखा है। हो तो सिद्ध कीजिए vn सिद्ध कीजिए कि समेशन ऑफ vn अपसारी है यदि ये v है ना यहाँ पर, ये v है ना यहाँ पर। समेशन ऑफ vn अपसारी है यदि समेशन ऑफ un अपसारी है। इनको मिला के आपको तुलनात्मक परीक्षण बताना है, क्योंकि तुलनात्मक परीक्षण में ऐसा होता है कि जब एक श्रेणी के बारे में पता हो और दूसरे के बारे में आपको बताना हो तो तभी बता पाएंगे आप। ठीक है, तो हमें तो सिद्ध ये करना है कि हमारी vn क्या होगी, एक अपसारी श्रेणी होगी यहाँ पर। ठीक है, आपको क्वेश्चन यहीं तक दे रखा है इसमें कि आपको दर्शाना है, सिद्ध कीजिए कि जो vn है वो क्या होगी, एक अपसारी श्रेणी। तो कोई बात नहीं, पहले vn को आप उसके n पद को प्रॉपर्ली लिखो। तो हल में यहाँ लिखते हैं, इसमें दिया है समेशन ऑफ vn, ये v है यहाँ पर, समेशन ऑफ vn का nवां पद vn बराबर, इसका nवां पद हमें दे रखा है कि vn बराबर दे रखा है log ऑफ
n+1 माइनस का log ऑफ n, यहाँ से रखा है कि log ऑफ n+1 डिवाइडेड बाई n, क्योंकि ये इस तरीके से लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ से मैंने इसको देखा तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आ गई, हमारे पास आ गई 1+1/n। यहाँ पर ये हमारे पास परिणाम आ जाता है यहाँ पर। ठीक है, तो हमने देखा कि Vn हमें इस तरीके का परिणाम मिला। अब हम तुलनात्मक प्रश्न तो तब लगा पाते जब यहाँ से इसमें से कुछ कॉमन ले पाते, और आप जानते हो कि log के अंदर से कुछ कॉमन ले वो बाहर आ जाए ऐसा संभव है नहीं। तो हम जानते हैं कि log x का प्रसार जरूर जानते हैं, हम log 1+x का प्रसार जरूर जानते हैं, तो उससे हम इसको कर सकते हैं। तो log 1+x का प्रसार होता है x माइनस x² प्लस x³ माइनस का x4/4। इस तरीके से हमारे पास इसका प्रसार होता है। तो ये सभी को याद होगा, नहीं है तो पुराने प्रसारों को याद कीजिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके उपयोग में आते हैं। ठीक है, तो एक बार ध्यान से इन सभी प्रसारों को आप जरूर देखना है एक बार, ताकि आपको अच्छे से पता चल सके कि ऐसा हमने क्यों लिखा है यहाँ पर। तो यहाँ पर ऐसा क्यों होता है, log 1+x के प्रसार से होता है, तो उसके बेसिस पर हमने इसको ऐसा लिख लिया। अब हमें तो इसके बारे में चाहिए, तो हम इसको Vn को भी खोल देंगे। तो Vn क्या हो जाएगा, 1+1/n है, x की जगह कितना है 1/n। तो इसके बेसिस पे इसको खोलो तो पहला पद क्या मिलेगा मुझे 1/n, फिर क्या मिलेगा माइनस का 2n², फिर मिलेगा प्लस का 3n³, फिर मिलेगा 4n4, और इसी तरीके से आगे के पद। यहाँ पर सभी में से इसमें से क्या कॉमन लिया जा सकता है, 1/n को कॉमन लिया जा सकता है। तो मैं क्या लिखूंगा 1 - 1/2n प्लस का 3n² माइनस का 4n³ एंड सक्सेसिव टर्म्स यहाँ पर आ गई। ये हमारा Vn हमें अब ऐसा मिला, जो पहले ऐसा था हमने उसको सोल्व करके इस तरीके से लिखा कि वास्तव में Vn ऐसा होता है यहाँ पर प्रसार सूत्र से। ठीक है, अब हमने देखा कि यहाँ पर अब हमें जो पहले नहीं मिल रहा था कोई पद एक्स्ट्रा, ताकि हम उससे un का तुलनात्मक प्रश्न कर सकें, अब हमें वो प्राप्त हो गया। तो अब हम इसकी तुलना किसके साथ कर सकते हैं, un के साथ। तो मैं लिखता हूं तब लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इनफाइनाइट ऑफ Vn। आपकी बार Vn के बारे में बताना है तो un दूसरे नाम से दे रखे हैं यहाँ पर, पहले हम un/Vn करते थे, अब की बार क्या करें Vn/un। क्यों, क्योंकि हमें बताना किसके बारे में, Vn के बारे में, तो उसी को लेंगे यहाँ पर। तो क्या लिखा Vn/un। जैसे ही देखा un से मैं इसको डिवाइड करूंगा तो ये वाला पद तो हट जाएगा, तो बचेगा क्या यहाँ पर कि लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इनफाइनाइट ऑफ 1 - 2/n प्लस का 3n² माइनस का 1/4n³, इस तरीके से। ठीक है, अब जैसे मैं इसकी सीमा लूंगा तो मुझे क्या मिलेगा 1, जो कि क्या है एक परिमित मान है यहाँ पर, एक परिमित मान है यहाँ पर। तो हमें इसकी वैल्यू क्या प्राप्त हो गई, 1 प्राप्त हो गई यहाँ पर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने देखा कि जैसा हमारा Vn होगा उसी के अनुसार होगा, तो हमने देखा कि वैल्यू हमें परिमित मिल ही गई, तो जैसा un होगा उसी के अनुसार आपका Vn होगा। तो un के बारे में तो उसने पहले से दे रखा है खुद ने, तो un क्या है एक अपसारी श्रेणी है। क्यों, क्योंकि p की वैल्यू यहाँ पर क्या है 1 है यहाँ पर। तो मैं लिख सकता हूँ चूंकि समेशन ऑफ un इक्वल टू समेशन ऑफ 1/n, जहाँ पर n की पावर मैंने कितनी लगा दी 1, तो यहाँ पर इसके बारे में लिखा कि p की वैल्यू कितनी है 1। ठीक है, और p की वैल्यू 1 होने पर क्या होती है, जो कि अपसारी श्रेणी है, पढ़ा था ना हमने वहां पर, जो कि अपसारी श्रेणी। तो हमें दी गई श्रेणी की अपसारी श्रेणी है, तो लिखेंगे इंप्लाइज दैट कि समेशन ऑफ Vn, कि यदि ये एक अपसारी श्रेणी है तो समेशन ऑफ Vn, जिसके बारे में ये जानकारी जानना चाहता है आपसे, तो समेशन ऑफ Vn भी क्या होगी, अपसारी श्रेणी ही होगी, भी अपसारी श्रेणी। तो इस प्रकार हम इसके बारे में बता पाए, यही आपको दर्शाना था यहाँ पर, कि सिद्ध करना था आपको कि Vn भी क्या होगी, एक अपसारी श्रेणी होगी। क्यों होगी, क्योंकि un यहाँ पर क्या एक अपसारी है, तो उसके बेसिस पे तुलनात्मक परीक्षण के माध्यम से मैं बता पाए कि ये श्रेणी भी क्या होगी, डेफिनेटली अपसारी ही होगी यहाँ पर। अब आप घर पे इनकी प्रैक्टिस करना बाकी के क्वेश्चंस की, और फिर मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि वास्तव में घर पे आप बाकी के बचे हुए जो प्रश्न है उनकी प्रैक्टिस करना, और फिर मुझे बताना कि आपको उससे कौन सा प्रश्न नहीं होता है, उसको आप मुझे क्वेश्चन नंबर के साथ आप बताना, ताकि हम जब नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो उन प्रॉब्लम्स को दूर करेंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टेस्ट की ओर। तो इसका जो नेक्स्ट टेस्ट है वो है आपका कोशिका एनवा मूल परीक्षण। कोशिका एनवा मूल परीक्षण।
नेक्स्ट परीक्षण हमारा कोशिका एनोवा मूल परीक्षण। तो टेस्ट नंबर यहाँ पर जो भी हो 2 3 4, जो मैं टेस्ट नंबर 4 डाल देता हूँ, आप देख लेना आपके अनुसार कौन सा है। तो ये टेस्ट का नाम है कोशिका एनोवा मूल परीक्षण। कोशिका एनोवा मूल परीक्षण। इसमें क्या होगा, यदि हमारे पास यदि समेशन ऑफ यूएन, ये श्रेणी का नाम है, हम इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करें कि समेशन ऑफ यूएन एक धनात्मक पदों की श्रेणी है। हम जितने भी टेस्ट पढ़ रहे हैं प्रेजेंट में वो सबके सब पॉजिटिव टर्म्स वाले टेस्ट पढ़ रहे हैं। सबके सब क्या है, क्योंकि हमारी जो मानी गई श्रेणी है, हमने जो ले रहे हैं जो श्रेणी है वो सबके सब धनात्मक पदों की। मतलब हम जो पद लेते हैं ना, पहला पद दूसरा पद, उसमें कहीं पर भी नेगेटिव जैसा कोई चिन्ह नहीं आ रहा था, ना कोई अल्टरनेट चिन्ह लग रहा था। तो इस कारण से इन श्रेणी को क्या नाम है, धनात्मक पदों की श्रेणियां भी कहते हैं, क्योंकि प्रत्येक पद के मध्य कौन सा चिन्ह लगा हुआ है, धन, यानी योग वाला चिन्ह लगा हुआ है। तो हमारी जो सारी श्रेणी है वो सबके सब क्या है, पॉजिटिव सीरीज है, धनात्मक पदों की श्रेणी। तो मैं लिखता हूं यदि समेशन ऑफ यूएन एक धनात्मक पदों की श्रेणी है तथा क्या है, लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इनफाइनाइट ऑफ un की पावर 1/n तथा उसके nवें पद का nवां मूल लेने पर उसकी सीमा का मान जो प्राप्त है वो यदि हमें किसी l राशि, जहां पर l क्या है, एक परिमित मान है, ठीक है, l क्या है, एक परिमित मान है, यदि ये हमें प्राप्त होता है तो हमारी श्रेणी किस तरीके से डिपेंड करती है। केस नंबर फर्स्ट कहता है कि यदि इस l का मान 1 से बड़ा है। केस नंबर सेकंड कहता है कि यदि इस l का मान 1 से छोटा है। तो l से बड़ा होने पर, यदि ऐसी बात है, इसका मान क्या रहा है, इस l जो जिसको हम फाइनाइट वैल्यू कह रहे हैं, इसका मान यदि 1 से बड़ा है, यानी nवें मूल का मान क्या है, 1 से बड़ा है, तो श्रेणी इस कंडीशन में क्या होती है, अपसारी होती है। तो लिखेंगे इस कंडीशन में क्या होगा कि समेशन ऑफ जो यू है ना हमारी, वो कौन सी होगी, अपसारी होगी। और यदि उसके nवें पद की सीमा लेने पर जो परिणाम nवें पद के 1/n मूल लेने पर प्राप्त मान जो परिमित राशि है, उसका मान यदि 1 से छोटा है, तो उस कंडीशन में समेशन ऑफ un क्या होगा, अभिसारी होगा, ठीक है। और यदि इस रिजल्ट का परिणाम 1 प्राप्त हो जाए तो हम इस टेस्ट को नहीं लगाएंगे वहां पर। यदि ऐसा करने के बाद हमें परिणाम कितना प्राप्त हो जाए, 1 प्राप्त हो जाए, तो वहां पर इस टेस्ट को हम अप्लाई नहीं करेंगे। तो केवल 2 कंडीशंस के लिए यहाँ पर, केवल तो एक तो l इज ग्रेटर देन 1 के लिए एंड l इज लेस देन टू 1 के लिए, सिर्फ 2 के लिए ये वर्क करता है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद यदि हमारे पास l का मान, फिर से बोल रहा हूँ कि l का मान यदि 1 प्राप्त हो जाता है तो हम इसके बेसिस पे बता नहीं पाएंगे, हालांकि आगे के जो टेस्ट है उनके बाद सिर्फ बता पाएंगे उसको, लेकिन ये जो हम कोशिका एनोवा मूल परीक्षण कह रहे हैं इसके बेसिस पे इसको नहीं बता पाएंगे। कोशिका एनोवा मूल परीक्षण तभी वर्क करता है, यहाँ पर एक चीज ये और देख, नोट के रूप में लिख लेता हूं मैं यहाँ पर, नोट, कोशिका एनोवा मूल परीक्षण, एनोवा मूल परीक्षण का प्रयोग तब किया जाता है जब nवें पद की घात n के रूप में दी गई हो, कि जब हमारे पास श्रेणी के nवें पद का जो nवां जो पद है उसकी जो पावर है वो n के रूप में दी गई है। जैसे मैं लिखूं श्रेणी का nवां पद इस तरीके से कि 1/n की होल पावर कितनी है, n है यहाँ पर। तो इसका हमने देखा कि इसका जो n ऊपर इसकी जो पावर है un, उसके ऊपर पावर कितनी लगी है, n लगी है। तो जैसे मैं उसका n मूल लूंगा तो यहाँ से हट जाएगा, तो बचेगा क्या मेरे पास परिणाम 1 + 1/n यहाँ पर। तो उस समय हम इसके बारे में बता पाएंगे कि ये रिजल्ट क्या होगा, हमारा वर्क करेगा। यहाँ पर फाइनाइट वैल्यू आ रही है यहाँ पर, तो उसके बेसिस पे इसको बता पाएंगे कि l की वैल्यू किस तरीके से प्राप्त होती है। अब यहाँ पर तो 1 प्राप्त हो रहा है तो ये टेस्ट फेल हो रहा है यहाँ पर, तो क्योंकि जैसे इसमें इसकी लिमिट लेता तो आगे, लेकिन कुछ पद ऐसे हैं जैसे हमने इसको लिखा है यहाँ पर कि मेरे पास था क्या कि 1 + n² की होल पावर n/2, इस तरीके से था परिणाम यहाँ पर। तो मुझे पता है कि इसके n पद की जो ऊपर पावर हो कितनी है, n के रूप में दे रही, क्योंकि अगेन मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, अगेन मैं इसको लिख सकता हूँ कि 1 + 1/n² की होल पावर 1/2, इसको तो अलग कर दिया और कंप्लीट की पावर कितनी ले ली, n ले ली, तो 1/2 तो अंदर आ गया। अब जैसे मैं इसका कोशिका एनोवा मूल परीक्षण लगाऊंगा तो यहाँ से हट जाएगी
और हट जाने के बाद इसकी जो लिमिट लगाए तो आसानी से हमें इसका परिणाम प्राप्त हो जाएगा। तो इस टेस्ट को तब अप्लाई किया जाता है जब हमारे पास nवें पद की जो पावर हो n की टर्म्स में दे रखी हो। तो ध्यान रखेंगे इस बात को कि जब n की टर्म्स में होगी तब जाके हम इस परीक्षण को लगाएंगे, अदरवाइज नहीं लगाएंगे, क्योंकि लगाने से कोई औचित्य भी नहीं होगा। यदि लगाएंगे तो वहां पर कोई औचित्य भी नहीं होगा यदि उसकी पावर n नहीं है। तो अब इसकी पावर n ही नहीं है और फिर हम इसका n मूल परीक्षण लगा रहे हैं, इसकी पावर जबरदस्ती 1/n कर रहे हैं, तो इससे लॉजिक क्या निकलेगा, यहाँ पर सोल्व तो हो ही नहीं रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो ये तब लगाया जाता है जब हमारे पास nवें पद की पावर क्या लगी हुई हो, n वहां पर उपस्थित हो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में, तब जाके हम इस टेस्ट को लगाएंगे। टेस्ट के लिए देख लीजिए एक बार फिर से कि यदि उस परिमित वैल्यू का मान यदि 1 से बड़ा होता है तो अपसारी होती है और यदि छोटा है तो अभिसारी होती है। और 1 पर ये परीक्षण काम नहीं करता। क्यों नहीं काम करता, जैसे थोड़ी देर पहले मैं बताऊं आपको, जैसे मेरा nवां पद था, यहाँ पर nवां पद जैसे हमारा इस तरीके से है 1 + 1/n की होल पावर n, ये हमारा nवां पद है श्रेणी का। अब मैं यहाँ पर इसका कोशी का nवां मूल परीक्षण लगाऊं तो ये नीचे n दे देगा इसको। अब मुझे इसकी सीमा लेनी होगी, यहाँ से कट गया और परिणाम मुझे कितना प्राप्त हो गया 1। अब इसके हिसाब से तो क्या होना चाहिए था यहाँ पर कि 1 का मान क्या है कि हम इसको किस में शामिल करें। तो हमने तो इसको पहले क्या रखा है कि हमारी श्रेणी इस स्थिति में बता नहीं पाएगी, क्योंकि इसका मान ऑलरेडी हम क्या डिफाइन कर चुके हैं, नेपियर कांस्टेंट डिफाइन कर चुके हैं और उसके बेसिस पे ये श्रेणी क्या थी, अपसारी थी। यहाँ पर पहले हमें पता है यहाँ पर, लेकिन हम इसमें इसको शामिल इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि कभी कभार ये रिजल्ट आपको रॉन्ग देता है यहाँ पर, क्योंकि इससे हमें पता नहीं लग पाता है कि उसका nवां जो पद है खुद आपको वैल्यू 1 दे रहा है यहाँ पर, तो हमें वहां पर उसका पता लगा नहीं पाते कि श्रेणी अपसारी होगी या अभिसारी होगी यहाँ पर। ठीक है, तो इस वजह से L का मान 1 होने पर हम इस कंडीशन को क्या मानते हैं, फेल मानते हैं यहाँ पर, और फिर आगे इन्वेस्टिगेट करते हैं और टेस्टों से यहाँ पर। अब इसके क्वेश्चंस कर लेते हैं यहाँ पर कुछ एक आध। तो जैसे कि सबसे पहला मैं इसका क्वेश्चन लिखूं यहाँ पर कि x धनात्मक है, x धनात्मक है, पहले बता रखे कि x कोई वैल्यू जो क्या है पॉजिटिव है, इसके बारे में ऑलरेडी हमको बता रखा है। और उसके बाद श्रेणी को लिख रखा है कि 2/3x, फिर लिख रखा है 3/4 का स्क्वायर x², फिर दे रखा है 4/5 की पावर 3 और x की पावर 3। इस तरीके से आपको दे रखी है यहाँ पर सीरीज, यहाँ पर सीरीज आपको दे रखी है और आपको बताना है कि श्रेणी कन्वर्ज होगी या डाइवर्ज होगी। तो हमारी श्रेणी जानी पहचानी नहीं है। जैसे हम इस प्रकार की कोई श्रेणी यदि प्राप्त होती है जो कि हमारी अननोन श्रेणी, नॉन श्रेणी तो कौन सी होती है, एपी, जीपी तथा एचपी, समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, हरात्मक श्रेणी, और भी कुछ एक आध रूप और होते हैं जो कि हमारे नेचुरल नंबर का योग हो या नेचुरल नंबर का स्क्वायरों का योग हो, तो हमारे जाने पहचाने होते हैं। लेकिन यहाँ पर तो ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो हम इसका सर्वप्रथम क्या लिखेंगे, nवां पद। तो यहाँ पर मैंने लिखा श्रेणी का nवां पद। तो श्रेणी का nवां पद un के द्वारा इंडिकेट होता है। तो un बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो सबसे पहले 2 आया, ठीक है, कितना आया, 2 आया, फिर 2 का कितना हो गया, 3 हो गया यहाँ पर। उसके बाद देखा हमने यहाँ पर 3 यहाँ पर आ गया, फिर 4 यहाँ पर चले गए। तो यदि मैं यहाँ पर इसको 2n के रूप में लिखता हूँ यहाँ पर, तो ऊपर देखा 2n के रूप में लिखने को तो 4 आना चाहिए, तो कम हो गया यहाँ पर। तो 2n - 1 करता हूँ तभी मेरा ऐसा नहीं आएगा। तो मैंने इसके पहले पद को कैसा लिखा, n+1, कि इसको कैसा लिख दिया, n+1। तो नीचे कितना आ जाएगा, n+2 आ जाएगा इसके बेसिस पे। तो यदि ऊपर यदि कितना है, n+1 है, तो नीचे कितना आ गया, n+2 हमने लिख दिया यहाँ पर। और यहाँ पर क्या है, x है, तो जितना ही दोनों की पावर 1 थी, तो यहाँ पर भी इसकी पावर कितनी है, 1। तो मैंने कंप्लीट की पावर कितनी ले ली, फिर n ले लिया। हो जाएगा ना एक यहाँ पर कि अब n बराबर 1 लिखूँ तो देखो 1 और 1 2, तो 2 आ गया, 3 आ गया, दोनों की पावर कितनी है, 1 1, तो 1 1 1 हमें दोनों की पावर प्राप्त होती है। n बराबर 2 लिखूंगा तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4, तो 3 4 पावर 2 और यहाँ पर इसकी पावर भी 2। तो सही है हमारा nवां पद, कि हमने जो nवां पद लिखा है श्रेणी का वो बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पर। और ये भी देखा कि पूरे nवें पद की पावर कितनी आ गई है, यहाँ पर ऐसा करने से n आ गई, तो बिल्कुल सत्य बात है। कौन सा टेस्ट लगाएंगे, कोशी का nवां मूल परीक्षण। तो मैं लिखता हूँ कोशी के nवें मूल परीक्षण से, nवें मूल परीक्षण से। तो कोशी के nवें मूल परीक्षण से हमने इसको लिखा, तो लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इनफाइनाइट ऑफ un की होल पावर 1/n। तो ऐसा करने पर हमें परिणाम प्राप्त हुआ यहाँ पर, लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इनफाइनाइट ऑफ क्या आगे मिलेगा, n+1 डिवाइडेड बाई n+2
और x, ठीक है। और पावर जो n थी वो तो इसकी वजह से हटी गई, पावर 1/n करूंगा तो वो तो यहाँ से हटी गई, चाहे मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कि n गुणा 1/n, तो यहाँ से कट गई, यानी क्या प्राप्त हो गया, 1 प्राप्त हो गया। अब ऐसा करने के बाद मैं इसकी सीमा लेके देखता हूँ, तो लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इनफाइनाइट, ऊपर से मैंने n कॉमन ले लिया तो बन गया था 1 + 1/n, नीचे से भी n कॉमन ले लिया तो ये बन गया 1 + 2/n, और साथ में क्या आ जाएगा गुणा x, n से n कैंसिल, तो परिणाम कितना प्राप्त हो गया लिमिट लेने पर x। अब x के बारे में नहीं पता कि x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, x की वैल्यू ग्रेटर लेस देन 1 है, कुछ है, हमें कुछ नहीं पता, लेकिन इसने शुरुआत में देखा था कि x क्या है, एक धनात्मक वैल्यू, तो मैं कहूंगा कि x क्या है, एक धनात्मक वैल्यू, यानी क्या है, 0 से बड़ी वैल्यू है यहाँ पर, ठीक है, कि x एक पॉजिटिव वैल्यू है। तो x का मान हम पॉजिटिव मान रहे हैं यहाँ पर, लेकिन कभी भी x का मान क्या नहीं मानेंगे, 1 नहीं मानेंगे यहाँ पर। तो यदि ये x का मान यदि 1 से बड़ा है, तब तक तो आपका परिणाम बिल्कुल स्पष्ट है कि ये श्रेणी कौन सी हो जाएगी, 1 से बड़ा होने पर हमने क्या देखा था कि अपसारी होती। तो मैं इसको इस तरीके से मानता हूं कि पहले रिजल्ट क्या है मेरा, कि जो x है धनात्मक है ना यहाँ पर, तो धनात्मक में देखो क्या क्या चीजें आती है यहाँ पर, क्योंकि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ थोड़ा सा, इसका परिणाम कितना मिला x, अब लिख देता हूँ चूंकि x क्या है, धनात्मक है। अब ये धनात्मक दो कंडीशंस में हो सकती है, धनात्मक होने का मतलब इसका मान क्या है, 0 से बड़ा है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है यहाँ पर कि इसका मान क्या हो, 1 से छोटा हो, और एक क्या हो सकता है इसका मान, कि x का मान क्या हो सकता है कि 1 से बड़ा या 1 के बराबर हो सकता है, क्योंकि एक भी धनात्मक है यहाँ पर, ये भी तो x = 1 भी तो, फिर एक क्या हो सकता है, इसका मान 1 से बड़ा हो सकता है। तो हम इस कंडीशन के इसको ले रहे हैं यहाँ पर कि 0 से बड़ा तथा 1 से छोटा, तथा x का मान 1 से बड़ा, उसके लिए ले रहे हैं यहाँ पर। तो ये हमारे पास कुछ कंडीशंस प्राप्त हो गई इसकी यहाँ पर। अब ये जानते हैं कि x = 1 पर जैसे मिल जाएगा तो ये टेस्ट तो फेल हो रहा है यहाँ पर, फिर तो x का मान तो हम फिर देखते हैं यहाँ पर कि x का मान 1 लेकर इसको दोबारा फिर से जांच करेंगे, फिर इसको देखेंगे फिर क्या होता है वहां पर, अभिसारी होती है अपसारी होती है यहाँ पर, ठीक है। तो पहले तो हम क्या देखना है हमें यहाँ पर कि इन दोनों वैल्यू के लिए देखना है यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखते हैं हम कि x बराबर, यदि हमारे पास x की वैल्यू क्या मिले, हमें प्राप्त होगा यहां पर x का मान, यदि x इज, पहली कंडीशन है, यदि x की वैल्यू क्या है, 0 से बड़ी लेकिन किससे छोटी है, 1 से छोटी है, तो पहली कंडीशन के स्पष्ट, यदि यहां से इसको लिखता हूं, यदि x की वैल्यू क्या है, क्योंकि पहले कह रहे हैं धनात्मक, धनात्मक बारे में ये नहीं बता रखा है कि वो कितना बड़ा धनात्मक है, कि वो बहुत ज्यादा है, तो हमने इसको 3 पार्टों में तोड़ लिया कि इसका मान 1 से बड़ा हो सकता है या 1 से छोटा तथा 0 से बड़ा हो सकता है, धनात्मक में ये कंडीशन भी आती है, और एक आ सकता है कि x = 1 भी एक पॉजिटिव वैल्यू। तो हमने पहली कंडीशन लिखी कि यदि x का मान इस कंडीशन के अंतर्गत है, तो उसके बारे में तो जानते हैं कि जो l है आपकी बार क्या हो गया, वो 1 से क्या प्राप्त हो गया, छोटा मिल रहा है, और 1 से छोटे होने पर हमने देखा था ना कोशी परीक्षण में कि जो l है वो क्या हो, 1 से बड़ा हो और 1 से छोटा हो, और एक l का मान 1 हो। तो 1 से बड़ा होने पर तो क्या देखा था कि श्रेणी अपसारी होती है, 1 से छोटा होने पर क्या देखा था, अभिसारी होती है, और इस पर टेस्ट को हम फेल मान देते हैं यहाँ पर। तो इस कंडीशन में क्या है कि x क्या है, 1 से छोटा है, तो क्या लिखेंगे, इंप्लाइज दैट कि समेशन ऑफ जो un है वो इस कंडीशन में क्या होगी, अभिसारी है, पहली वाली कंडीशन में अभिसारी है। दूसरी कंडीशन हो जाएगी कि यदि x का मान क्या है, बड़ा है किससे, 1 से, जो कि लास्ट वाली यहाँ पर, तब अब x से बड़ा हो गया तो क्या लिखेंगे, इंप्लाइज दैट कि समेशन ऑफ un अब क्या हो जाएगी, अपसारी हो जाएगी यहाँ पर। और यदि तीसरी कंडीशन है कि यदि x की वैल्यू ही हमें क्या मिल जाए यहाँ पर, x = 1 है तो, और x = 1 है तो इसके बारे में ये नहीं बताएंगे कि टेस्ट फेल है, x = 1 को हमारे उस पद में लिख देंगे जहां पर हमने इसको लिखा था। तो उस कंडीशन में n पद इसका क्या मिल जाएगा, यहां से देखो x = 1 पर n पद हमें मिलेगा n+1, नीचे क्या आ जाएगा n+2, ठीक है, ये मिल जाएगा, पावर कितनी आ जाएगी, n आ जाएगी, हमें इसका n पद मिल जाएगा। ऊपर से मैंने क्या कॉमन ले लिया, n कॉमन ले लिया। अब यहां तक ये हमारा काम हो गया, यहां तक इनके बारे x के बारे में बताना। फिर हमने x का मान जैसे ही 1 लिया तो ये नहीं कहेंगे टेस्ट फेल है, हम इसको यहाँ पर रखे देखेंगे, कोई बात नहीं, x 1 हो जाए तो उसको यहाँ रखें, आप दोबारा उसकी वास्तविक रूप पर आ जाओ। तो हमने x का मान यहाँ लिखा 1, तो ऐसा करने पर हमें यही तो मिला यहाँ पर। अब हम इसको आगे देखते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि जैसे मैंने n बाहर लिया तो n की पावर n के रूप में यार यहाँ पर आ गया 1 + 1/n आ गया यहाँ पर पहले वाले में।
ऊपर पावर एन लगी होगी यहाँ पर, तो अभी भी लगी हुई है यहाँ पर, तो नीचे से भी ऐसा किया एन की पावर एन, यहाँ से भी ले लिया तो ये बन गया 1 + 2/n आ गया यहाँ पर की पावर n, ये दोनों कट गए। अब इसकी लिमिट ले ली यहाँ पर, अब इसकी लिमिट ले ली यहाँ पर, क्योंकि हमने देखा था कि nवें पद की डायरेक्ट सीमा लेने पर यदि वो एक फाइनाइट वैल्यू आती है जो कि नॉट इक्वल टू 0 हो, तो उस कंडीशन में श्रेणी क्या होती है, अपसारी होती है यहाँ पर। तो मैंने क्या लिखा, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट ऑफ un, कि मैंने इसके nवें पद की सीमा ले ली यहाँ पर, यहीं पर ही। अब ये मत कहना है कि इसके nवें पद की अभी भी n लगी हुई है तो आपने ये क्यों नहीं लगाया कोशिका n मूल परीक्षण, उसी को तो लगाया था तभी जाके तो 1 आया था, और 1 पे तो टेस्ट वो मेंशन ही नहीं कर पाता है, तो इस वजह से उसको अब लगाने से कोई उचित नहीं है, क्योंकि उसका काम तो ये था x को हटाने का, तो उसने हटा दिया। अब यदि मैं फिर से कोशिका n मूल परीक्षण लगाऊंगा तो इसकी वैल्यू 1 आएगी, 1 पर टेस्ट को क्या मानते हैं, फेल मानते हैं, तो लगाने को उचित क्या रहा, तो इस वजह से हमने अपने बेसिक पे दोबारा आ गए यहाँ पर। तो हमने क्या लिखा, देखो यहाँ से भी n कॉमन ले लिया, यहाँ से भी n कॉमन ले लिया, दोनों की पावर n की पावर n हो गई, तो दोनों कैंसिल हो गए, ठीक है। अब हमारे पास इसकी लिमिट लेने पर परिणाम देखो क्या प्राप्त होगा, लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इनफाइनाइट ऑफ 1 + 1/n की होल पावर n एंड डिवाइडेड बाय 1 + 2/n की होल पावर n। अब हम ऊपर वाले परिणाम को जानते हैं कि इसकी वैल्यू को हमने थोड़ी देर पहले e के नाम से मेंशन किया था कि 1 + 1/n की पावर n, और उसकी लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट पर ली गई हो, तो ऊपर वैल्यू कितनी प्राप्त होती है, e। नीचे हमने एक बार इसको थोड़ा सा मैं यहाँ और बता देता हूँ आपको, चलो एक बार तो आप नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं यहाँ पर। तो कहाँ जगह है, यहाँ देखिए, यहाँ देख लीजिए आप, थोड़ा सा उसको लिखते समय ध्यान रखना इस बात को कि हमारे पास कुछ रिजल्ट्स हैं। जैसे एक के बारे में तो मैंने पहले आपको बता दिया, जैसे इस तरीके का परिणाम हो कि लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट ऑफ 1 + 1/n की पावर n, तो इसका मान तो हमने e पढ़ा ही था वहाँ पर। इसके अलावा भी ये रिजल्ट इसी तरीके से काम करता है कि n टेंड्स टू इनफाइनाइट हो 1 + 4/n हो यहाँ पर, यानी अब कितना आ गया, एक की जगह 4 आ गया, तो इसका मान क्या हो जाएगा, e की पावर 4। इसकी जगह a आ जाए तो मैं लिखता हूँ लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इनफाइनाइट ऑफ 1 + a/n की होल पावर n, तब भी यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, e की पावर a। तो जैसा यहाँ होगा उसी के अनुकूल यहाँ पर ये रिजल्ट आते रहेंगे। यदि यहाँ पर √a होता तो इसकी पावर √a आ जाती, तो जैसा ही होगा e की पावर उसी के अनुसार आती रहेगी यहाँ पर। तो इसके अनुसार बात समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पर कितना है, 1 + 2/n, तो उसके बेसिस पे कितना आ जाएगा, यहाँ पर e² प्राप्त होगा, एक e से e काट देगा, परिणाम कितना आ जाएगा 1/e। और 1/e जो होता है ये क्या होता है, परिमित मान होता है, क्या होता है, परिमित मान होता है। लेकिन हम तो ये देखते हैं कि nवें पद की सीमा लेने पर की जो वैल्यू है वो नॉट इक्वल टू 0 है, बस इतना, क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है। अब वो एक से बड़ी आ रही है, एक से छोटी आ रही है, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता इसका। तो प्रीमे पढ़ी थी ना हमने कि यदि किसी श्रेणी के nवें मूल यदि किसी श्रेणी के nवें पद की सीमा लेने पर प्राप्त परिणाम क्या मिले, हमें कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू मिले, नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, बट फाइनाइट, कि नॉट 0 के बराबर नहीं हो लेकिन वो फाइनाइट वैल्यू हो, तो उस कंडीशन में वह श्रेणी सदैव क्या होती है, अपसारी होती है। तो यहाँ पर हमें मान क्या मिला, परिमित मिला, जो कि क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पे चाहे मैं ये भी लिख सकता हूँ नॉट इक्वल टू 0, मैंने ये भी लिख दिया यहाँ पर कि नॉट इक्वल टू 0, लेकिन क्या है, ये परिमित है यहाँ पर। यदि ऐसा है तो क्या हो जाएगी कि हमारी श्रेणी समेशन ऑफ जो un है वो क्या हो जाएगी, इस कंडीशन में क्या प्राप्त होगी, अपसारी। जबकि हमने x को क्या ले लिया था, यहाँ पर x = 1 ले लिया था। तो हमारी श्रेणी के देखो कौन कौन से रिजल्ट हो गए। एक तो हो गया कि यदि x का मान छोटा है तो क्या होती थी, अभिसारी, लेकिन x का मान जब 1 से बड़ा है तो अपसारी है, और x का मान 1 है तो भी क्या है, श्रेणी अपसारी है। तो इसके बारे में यहाँ मेंशन करके लिख सकते हैं, थोड़ा सा मिटा के, कि परिणाम को मैंने एक साथ कंबाइन करके लिखा, जो इसका टोटल रिजल्ट था उसको हमने एक साथ कंबाइन करके लिखा। तो हमने इसके रिजल्ट को कंबाइन करके लिखा, तो देखो, अतः x का मान यदि 0 से बड़ा तथा 1 से छोटा है तब उस कंडीशन में समेशन ऑफ जो un है इंप्लाइज दैट कि समेशन ऑफ un वहां जाके कब अभिसारी थी, बस एक कंडीशन। लेकिन यदि x का मान 1 से बड़ा तथा 1 के बराबर है तो उस कंडीशन में समेशन ऑफ un क्या है, अपसारी श्रेणी है। तो हमने कंप्लीट इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे दी कि जैसा x होगा उसी के अकॉर्डिंग हमारी श्रेणी अभिसारी या अपसारी होगी। तो आई होप सभी को ये बातें क्लियर गई हो गई बिल्कुल, ठीक है। तो नोट कीजिए, ऐसे ही हमारे पास कोशिका के nवें मूल परीक्षण से संबंधित और क्वेश्चंस हैं, तो आप उन्हें घर पर अच्छे से प्रैक्टिस करना, और जो भी आपको दिक्कतें आती हैं वहाँ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। कोई क्वेश्चंस नहीं होता है तो फिर हम जब नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो सबसे पहले उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे।
और देखते हैं।